हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र क्या है। इसमें अब तक हमने आपसे चर्चा की समाजशास्त्र क्या है, उसका विकास, उसका उद्भव, उसका भारत में विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अब हम अपने तीसरे पार्ट में चर्चा करेंगे उसके अगले भाग की। और हमारा अगला भाग है समाजशास्त्र की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। और साथियों, जब हम उसके नेचर यानी प्रकृति की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। जबकि जर्नली लोग विज्ञान यानी साइंस का जो मीनिंग है एक डिफरेंट प्रकार में उसको लगाते हैं, एक अलग ही उसकी विषय सामग्री से लगाते हैं। जैसे उनका मानना होता है कि नॉर्मली फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह के विषय ही विज्ञान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, विज्ञान क्या है, बेसिकली हम इस बात पर अगर पहले चर्चा करें कि विज्ञान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान अपने आप में कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उसकी कोई विषय सामग्री कोई टाइप्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है। विज्ञान जो है एक ऐसा ज्ञान है जिसे किसी वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जा सके और वो व्यवस्थित भी हो, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी खास मेथड से किसी चीज़ को अर्जित करते हैं, वो ज्ञान जो है विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो फिर ऐसे में कोई भी शास्त्र हो, वो विषय, वो शास्त्र, वो टॉपिक विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है यदि हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से, एक निश्चित मेथड से, निश्चित टेक्निक से उसके बारे में हम जानकारी जुटाएं, उसके तथ्यों की जांच करें, तो वो सभी जो है विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। क्योंकि समाजशास्त्र ऐसा करता है, उसमें कार्य करने की एक व्यवस्थित विधि है, एक निश्चित तरीका है, तो उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। इस संबंध में समाजशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी तक की संज्ञा दे डाली है, और वही उसको विज्ञान भी मानते हैं। रानी इस संदर्भ में कि समाजशास्त्र इतना वाइड सब्जेक्ट है कि जिसमें समाज में होने वाली हर घटना समाहित है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का, तथ्यों का, सोशल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें रिलेशंस हैं, कोरिलेशंस हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। इन सब चीज़ों को वो एक साइंटिफिक तरीके से उसकी स्टडी करता है, उसके निष्कर्ष निकालता है। तो इन सारी चीज़ों में वो सारी घटनाएं, सारे व्यवहार आ जाते हैं जो संभवतः किसी भी विषय से संबंधित होते हैं। तो इस संदर्भ में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी प्रदान की है। जबकि टीवी वॉटोमोर ने कहा कि यह विज्ञान यानी समाजशास्त्र, यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों अथवा नियमों से मिलती जुलती कोई विशेषता उत्पन्न नहीं कर सकता। उनका मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों यानी नेचुरल साइंसेज, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, नेचुरल साइंसेज और सोशियोलॉजी में केवल इतना अंतर है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी तथ्य की कारण संबंधी व्याख्या करते हैं, यानी उसमें लॉजिक ढूंढते हैं, जबकि समाजशास्त्र का उद्देश्य अर्थ का विवेचन करना तथा उसे समझना मात्र ही है। तो इस नाते उसे वो प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष शायद नहीं मानते। बॉटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र जिन सामाजिक संबंधों का अध्ययन स्वयं में करता है या अपने आप में करता है, वे डेफिनेटली अपनी प्रकृति से परिवर्तनशील होते हैं, यानी चेंजेबल हैं। लेकिन यदि एक वैज्ञानिक मेथड के द्वारा, एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा पक्षपात रहित इन संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकें, तो हम समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक माने वही ठीक होगा। तो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने किसी भी एंगल से कहिए, स्वयं
समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। और वहीं C.W. मिल्स समाजशास्त्र को साइंस के अपेक्षा एक क्राफ्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, एक साइंस नहीं है, वो एक क्राफ्ट है जिसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस विवरण के हिसाब से या परिभाषाओं के अकॉर्डिंग हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ विज्ञान का अर्थ जो है या विज्ञान का अभिप्राय उस सिस्टमैटिक नॉलेज से है जिसे साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार कोई भी ज्ञान हो वो विज्ञान हो सकता है यदि उसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया हो। और जहाँ तक वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ का प्रश्न है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण हो। तो जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वो सब विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। अब साथियों, बात आती है कि हम समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माने। तो उसके लिए विज्ञान कहलाने के लिए किसी विषय में जो तत्व होने चाहिए या जो बातें होनी चाहिए वो समाजशास्त्र में है या नहीं, हम उस पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ये हम इसलिए कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को ही काम में लेता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए, चाहे वो तथ्य मूर्त हों अथवा अमूर्त हों, उनके अध्ययन के लिए समाजशास्त्र डिफरेंट वैज्ञानिक टेक्निक्स का यूज़ करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए या कोई प्रयोग करने के लिए सोशियोमेट्री यानी समाज मिति, अवलोकन पद्धति, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल है, क्वेश्चनायर टेक्निक है, या सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति यानी सोशल सर्वे सिस्टम, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति यानी इंटरव्यू मेथड, हिस्टोरिकल मेथड आदि आदि ऐसी बहुत सारी पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो जब इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। इस संदर्भ में हम दूसरा तत्व या दूसरा विशेषता बताते हैं कि समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यानी समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार ये भी है या उसका बेस ये भी है कि इसमें जो अनुसंधान करता है वह तथ्यों के यानी डेटा के कलेक्शन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऑब्जर्वेशन करता है, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अवलोकन करता है। समाजशास्त्र में किसी भी इमेजिनेशन या फिलॉसफिकल व्यूज़ के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। इसमें स्टडी करने वाला यानी अध्ययन करता या समाजशास्त्री स्वयं उस घटना पर पहुंचता है और घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। ऑब्जर्वेशन में भी बहुत 3 प्रकार बताए गए हैं। उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या मिक्स्ड ऑब्जर्वेशन है। तो जैसी उस विषय को या उस घटना को ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो किसी भी तथ्य को एकत्रित कर कर उसका अवलोकन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे जो अनसिस्टमैटिक डेटा होते हैं या बिखरे हुए डेटा होते हैं उनके आधार पर कोई साइंटिफिक रिज़ल्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए एग्जैक्ट रिज़ल्ट के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसे सिस्टमैटिक और सीरियली किया जाए, यानी व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से उसको रखा जाए। और इसके लिए तथ्यों की समानता के आधार पर इसे विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जब ये कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाता है और इस वर्गीकरण को सावधानी पूर्वक एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है,
और साथियों, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यही है कि हमें इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना ही होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समाजशास्त्र क्या है, इस चीज़ का वर्णन करता है। यानी समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है। वो इस बात पर नहीं चर्चा करता है कि सोसाइटी में या घटना में क्या अच्छा हुआ है या क्या बुरा हुआ है, या फिर उसमें ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करता। वो घटनाओं को एज इट इज़ देखता है, जिस रूप में वो घटित होती हैं। यानी हम कह सकते हैं उनका एक्चुअल प्रेजेंटेशन या कहिए यथार्थ चित्रण करता है जैसा वो है, यानी एज इट इज़। तो वो यही उसमें उल्लेख करता है कि क्या है, अभी क्या होना चाहिए, क्या रह गया, क्या सही हुआ या क्या गलत हुआ। इससे समाजशास्त्र का कोई मतलब नहीं होता। वो जो है उस हिसाब से घटना का अध्ययन करके उसका वर्णन करता है। साथियों, समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य एवं कारण के आधार पर भी करता है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे समाजशास्त्र क्या है को डिफाइन करता है, लेकिन सिर्फ इससे ही उसका काम नहीं चलता। इसमें वह घटनाओं, तथ्यों, विभिन्न समस्याओं के पीछे क्या कारण है, क्यों हुआ, जैसे संबंधों का जानने का वो प्रयत्न करता है। यानी कार्य कारण के संबंधों को वो खोजता है। समाजशास्त्र जो है किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। वो ये मानकर चलता है कि कोई भी घटना अचानक से नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं है किसी घटना के घटित होने के पीछे। उसके पीछे कोई ना कोई विशिष्ट खास कारण ज़रूर है, तभी कोई घटना हुई है। और वो विशिष्ट कारण या खास कारण का पता लगाना ही समाजशास्त्री का दायित्व है। यानी उसका काम ही यही है कि घटना के पीछे क्या कारण है, उनमें क्या घटना में और उस कारण में क्या रिलेशन है, उसको वो जानने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में किसी भी घटना, तथ्य या समस्या के पीछे उसके कार्य कारणों के संबंधों की विवेचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, समाजशास्त्र में घटनाओं का सामान्यीकरण यानी जर्नलाइजेशन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना तो की, तथ्यों और घटनाओं के पारस्परिक संबंध भी ज्ञात किए, वर्गीकरण किया, विश्लेषण किया, और लास्ट में एक जर्नल रिज़ल्ट निकाला जाता है, माने उसका जर्नलाइजेशन किया जाता है। और उसी रिज़ल्ट के आधार पर समाजशास्त्र में नए सिद्धांत या कहिए नए वैज्ञानिक नियम बनते हैं, जो आगे चलकर सामाजिक घटनाओं को जानने और समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे ही समाजशास्त्र में सिद्धांतों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी संभव है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह अपने सिद्धांतों या नियमों को परीक्षण और पुनर्परीक्षण कराने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता ही यही है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सके। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वाकई में संभव है, और चूँकि जब हम किसी सिद्धांत की जांच कर लेते हैं, उसका परीक्षण कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार पुनः परीक्षण भी कर सकते हैं, तो इस तरह के सिद्धांतों के लिए हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं। यानी ये भी समाजशास्त्र के विज्ञान होने की पुष्टि करते हैं। और साथ ही हमारा अंतिम पॉइंट है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है, उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता है। तो समाजशास्त्र इस कारण से भी विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा, यानी भविष्य में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, वो ये बताने में संभव है।
समर्थ है, ये प्रेडिक्शन करने में भी समर्थ है। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी जो हो रहा है या समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं या जिस हिसाब से सामाजिक व्यवस्था चल रही है, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, उसका रूप कैसा होगा, वो किस प्रकार से विकसित होंगे। तो इस नाते साथियों हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र पूर्णतः एक विज्ञान है, इसमें विज्ञान के सभी तत्व मौजूद हैं। तो इस नाते हम ये भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र पूरी तरीके से एक विज्ञान है और इसीलिए समाजशास्त्र की प्रकृति को हम वैज्ञानिक कहते हैं। साथियों, इतना तर्क देने के बाद भी कुछ लोग समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां दर्ज कराते हैं। उनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है विज्ञान नहीं है, या कहिए कि उसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। उनका कहना है कि जो नेचुरल साइंसेज होती हैं उनमें उनका टारगेट ही कार्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि समाजशास्त्र या उसके जैसे अन्य जो विज्ञान कहे जाते हैं उनका कार्य जो है विषय को समझना मात्र है, और इसीलिए वो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, उसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति भी उठाते हैं। तो अब हम उनके द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों पर चर्चा करते हैं। जैसे सामान्यतः पहली आपत्ति ये उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता, यानी समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं की जटिलता पाई जाती है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और सामाजिक घटनाएं अपने आप में बहुत जटिल होती हैं, टफ होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं। तो साथियों, समाजशास्त्र के लिए जटिल संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना मुश्किल है, क्योंकि उनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। और वो कहते हैं कि जबकि जो नेचुरल साइंसेज होती हैं, भौतिक विज्ञान जैसी विज्ञान जो होते हैं, उनमें घटनाओं का अध्ययन करते हुए यानी घटनाओं को समझते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया जा सकता है, और प्रत्येक कारण की जो इम्पोर्टेंस है या उसके पीछे जो लॉजिक है, रीज़न है, उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इस संदर्भ में साथियों हम ये कह सकते हैं कि जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु को या कहिए सब्जेक्ट मैटर को विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए या कहिए अपनी साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अगर अध्ययन करता है, तो उस संबंध में कोई चीज़ जटिल नहीं रह जाती, क्योंकि टेक्निक्स ही चीज़ों को सरल बनाती है। भाई, हमारे लिए कोई चीज़ कब जटिल होती है, कब कठिन होती है? जब हमें उसका ज्ञान नहीं होता। हम कह सकते हैं कोई एक विदेशी भाषा ले लीजिए, फ्रेंच है, रशियन है, अभी हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी अंग्रेजी समझना हमारे लिए सरल होता है, लेकिन अगर हम विदेशी भाषा को सीखना चाहें, सुनते हैं, देखते हैं उसको, तो हमको नहीं समझ आता, क्योंकि हमारे लिए टफ है। लेकिन जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से उस विदेशी भाषा को अगर सीख लेते हैं, उसे लिखना, पढ़ना, बोलना समझ लेते हैं, तो हमारे लिए उसमें काम करना, उसमें पढ़ना, उसको समझना कठिन नहीं रह जाता। इसी तरह समाजशास्त्र में भी इस तरह की अध्ययन पद्धतियाँ और यंत्रों का विकास हो चुका है, जिन पद्धतियों या टेक्निक्स को अगर हम समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो समाज में या समाजशास्त्र के अंतर्गत आने वाली घटनाओं की जटिलता को भी अपने आप दूर किया जा सकता है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं की जटिलता टेक्निक्स को हरा नहीं सकती। टेक्निक से हम उन घटनाओं को, जटिलता को भी आसानी से उनसे पार पा सकते हैं। दूसरी आपत्ति आती है कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है, यानी तटस्थता नहीं है। यहाँ वस्तुनिष्ठता से आशय है कि ये
पक्षपात रहित अध्ययन करता है। माने इसमें जो है वस्तुनिष्ठता नहीं है, यानी ऐसे लोगों का मानना है, यानी जो इसके विरुद्ध आपत्ति उठाते हैं उनका ये मानना है, वो ये तर्क देते हैं कि इसमें जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनके समान सब्जेक्टिविटी या कहिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। उसका वो ये लॉजिक देते हैं कि कोई अध्ययन करने वाला यानी समाजशास्त्री या अध्ययनकर्ता जिस समाज में रहता है वो उसी समाज का अंग होता है, और उसी समाज में रह के वो समाज का, जाति का, परिवार का, धर्म का, तमाम सामाजिक संस्थाओं का, समस्याओं का अध्ययन करता है। और चूँकि वो स्वयं भी इसका एक पार्ट होता है, इसका एक अंग होता है, तो इसमें वो अपने आप को या अपने इंटरेस्ट को, अपने व्यक्तिगत जो उसकी मेंटालिटी होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है, जो उसकी अपनी फ़िलॉसफी होती है, अपना रुझान होता है, अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, वो अध्ययन को तटस्थ बनाने में बाधक सिद्ध होते हैं। तो लेकिन साथियों, इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि जितनी तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है, मानते हैं उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का पूर्णतः अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी अनेकों पद्धतियों को विकसित किया है, उनका विकास किया है, जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से बहुत सरलता से रोका जा सकता है। साथियों, एक अन्य आपत्ति भी आती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सैलिटी का अभाव पाया जाता है, यानी इसमें सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती। तो इस संदर्भ में लोग कहते हैं, या कहिए विचारक कहते हैं, कि सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। यानी समाज में जो घटनाएं होती हैं टोटल एक सी नहीं होती। सामाजिक घटनाएं अलग अलग स्थान पर अपने देश, काल, वातावरण के हिसाब से एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाएं उनमें एक सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो इस संदर्भ में साथियों ये तर्क दिया जाता है कि एकरूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ये बात अपने आप में तर्कहीन लगती है, क्योंकि समाज में समानताएं और भिन्नताएं दोनों ही होती हैं। तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत होगा कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसके अलावा आज की डेट में समाजशास्त्री भी अन्य साइंटिस्ट के तरह, यानी जो नेचुरल साइंस के जो अध्ययन करता है या जो वैज्ञानिक हैं, उनकी तरह अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करते हैं। यानी उनके लिए डेटा कलेक्शन के लिए अपनी कुछ निश्चित विधियां हैं, और उनका एनालिसिस, उनका अच्छे से उनका डिस्कशन, उनका एनालिसिस करके, उनका वर्गीकरण करके, उनके आधार पर ही रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम चीज़ों को एक साइंटिफिक पद्धति के द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम डेटा का कलेक्शन और उनका एनालिसिस करते हैं, तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी अन्य विज्ञानों के समान एक विज्ञान है। ऐसे ही एक और पॉइंट उठाया जाता है कि सामाजिक घटनाओं में माप में कठिनाई होती है, यानी उनको नापना कठिन होता है। समाजशास्त्र को जो लोग विज्ञान नहीं मानते, वो लोग कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है। अपनी इसी प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं को हम लंबाई चौड़ाई है या वजन के आधार पर है नहीं नाप सकते, उनको तौल नहीं सकते कितना किलो है या कितना लंबा है। जबकि इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नापतोल संभव है। तो इस संदर्भ में हम ये कहते हैं कि, या कहिए समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप भी सही नहीं है। सबसे पहले तो समाजशास्त्र के लिए कोई माप, कोई स्केल आवश्यक हो ये ज़रूरी नहीं, मैंने वो उसका एक कोई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है। ये एक
सहायक तत्व के हम रूप में कह सकते हैं, जो उसको एक सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। तो फिर भी समाजशास्त्र ने ऐसी टेक्निक्स को विकसित किया है, ऐसी टेक्निक्स को डेवलप किया है या क्रिएट किया है, जिनकी सहायता से हम तमाम तरह की सामाजिक घटनाओं को काफ़ी हद तक नाप लेते हैं। तो हम ऐसी टेक्निक्स को डेवलप कर भी चुके हैं और जिन पर आगे और काम चल भी रहा है, शोध चलता भी रहता है। तो ऐसे स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक घटनाओं को मापने में कठिनाई होती है। यानी आज समाजशास्त्र ने ऐसी तकनीकों को विकसित किया है जिनसे हम सामाजिक घटनाओं को भी माप सकते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक और आपत्ति उठाई जाती है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों का अभाव पाया जाता है। जबकि दोस्तों इस संदर्भ में कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक सदैव ये जानने को उत्सुक रहता है कि कोई वस्तु या घटना ऐसी क्यों है, क्यों हुई, क्या कारण है उसके पीछे। तो कोई भी अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन से संबंधित विषय में ये जानने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध भी यही आपत्ति उठाई जाती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, ये जानने का या उसमें कोरिलेशन बिठाने का जो संबंध है वो नहीं पाया जाता। तो इस संदर्भ में साथियों आपको बताना चाहूँगी कि दुर्खीम हैं, मैकाइवर हैं, इन जैसे समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों की खोज पर ही विशेष बल दिया है। इन्हीं कार्य कारण संबंधों की खोज पर ही खास ध्यान दिया। दुर्खीम का कहना है कि प्रथम कार्य इन इफेक्ट का सदा ही एक संबंधित कारण होता है। यानी जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने के पीछे हमेशा ही कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इसलिए ये आरोप भी मिथ्या है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण का संबंध का अभाव पाया जाता है। एक अन्य आपत्ति भी आती है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है, यानी इसमें कोई एक लेबोरेटरी नहीं है। तो जैसे विचारकों का कहना है जो इस पक्ष में है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है, तो उनके पास लॉजिक रहता है कि जैसे भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, इनके पास अपनी लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है, जिसमें वो कुछ दशाओं को कंट्रोल करके नियंत्रित स्थिति में कंट्रोल करके चीज़ों को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो समाजशास्त्र में संभव नहीं है। और चूँकि प्रयोगशाला में हम चीज़ों को कंट्रोल करके उस पर स्टडी नहीं कर सकते, उस पर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इसीलिए समाजशास्त्र में जो हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं उनको हम जो है प्रामाणिक नहीं मान सकते, उनको हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में ये कहा जाता है, ये बात सही है कि अन्य नेचुरल साइंसेस की तरह समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल किया जाता है। समाजशास्त्र में जब हम अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को काम में लेते हैं और तथ्यों को एकत्रित करते हैं, तो उस समय समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की होती है कि हम उसे बंद कमरे में रखकर उसको अवलोकन उसका नहीं कर सकते, उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम किसी सन्यासी वर्ग पर ले लें या डाकुओं पर ले लें या अपराधियों पर अगर कोई हम अध्ययन करना चाहें, बाल मजदूरों पर हम अध्ययन करना चाहें, भिक्षुकों पर हम अध्ययन करना चाहें, तो ये तो समाज में जगह जगह व्याप्त हैं, एरिया वाइज जगह जगह पाए जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को हम किसी बंद कमरे में रखकर तो अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए एक्चुअल कारण जानने के लिए हमें उनके चारों ओर की जो स्वाभाविक परिस्थितियां हैं, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसको ध्यान में रखकर ही अध्ययन करेंगे। तो जब तक हम उन
परिस्थितियों को जानेंगे नहीं, उनके आसपास के सामाजिक माहौल से, पारिवारिक माहौल से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनका अध्ययन संभव नहीं है। तो ऐसे में किसी बंद कमरे में रख कर या कुछ apparatus लगा कर हम किसी का अध्ययन कर लें और उसके बारे में सटीक जानकारी या निष्कर्ष निकाल सकें, वो संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज शास्त्र की प्रयोगशाला तो अपने आप में संपूर्ण समाज ही है। हम जिस घटना या वर्ग समूह या ग्रुप का या सामाजिक संबंध का अध्ययन करते हैं, चूँकि उसको समझने के लिए हम आसपास के वातावरण को, देश काल परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, जिसको बंद कमरे में रख कर करना संभव नहीं है। तो इसीलिए समाज शास्त्र के लिए प्रयोगशाला जो है वो स्थान होता है, वो संपूर्ण समाज होता है, वो पर्टिकुलर वर्ग समूह या समुदाय होता है जिसके अंदर उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। और अंतिम आपत्ति कही जाती है कि समाजशास्त्र जो है भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, वो जो है प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। तो साथियों, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्रीय नियमों में भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं पाई जाती, ऐसा कहने वालों का मानना है कि सामाजिक घटनाएं इतनी तेजी से चेंज होती हैं, इतनी तीव्र गति से परिवर्तित होती हैं कि किसी समाज में जो विशेषताएं आज हैं वह दूसरे दिन उसी समाज में या किसी अन्य समाज में नहीं पाई जाती। तो ऐसी स्थिति में किसी भी समाजशास्त्रीय नियम के आधार पर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये जो आरोप है पूर्णतः निराधार और असत्य है, क्योंकि भविष्यवाणी करने की क्षमता देखा जाए तो अभी भी जो नेचुरल साइंस हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनमें पूरी तरीके से नहीं है। और जब नेचुरल साइंसेज में ये क्षमता नहीं है तो फिर समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान क्यों नहीं मानते। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि आज की डेट में मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं कि अक्षरशः सत्य हो, उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता है कि फ़लाने तट से फ़लाना जो है तूफ़ान इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, वो तूफ़ान उस तट से टकराता ही नहीं है जिसकी घोषणा मौसम विभाग करता है। वो बीच में से ही कहीं हवा बदल जाती है और दूसरी दिशा को मुड़ जाता है। तो ऐसे में वो भविष्यवाणी गलत हुई ना। तो जब इस तरह की भविष्यवाणियाँ मौसम विभाग, जिसके पास एक बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ी मशीनें हैं, उसकी भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध होने के बावजूद भी हम उसको एक विज्ञान मानते हैं, तो हम समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं मानते। हम कह सकते हैं इस आधार पर कि भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान मान ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा अनेक विषयों में होता है, तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्र भी देश काल परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, सामाजिक संबंधों के अनुसार, व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से तमाम तकनीकों को यूज़ करते हुए, तमाम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए भविष्यवाणी करता है, और उसकी भविष्यवाणियाँ भी सच होती हैं। वो एक घटना के कार्य कारण के आधार पर बताता है कि उस तरीके की परिस्थिति में वही घटना या उस तरह की समस्या दूसरी जगह भी उत्पन्न हो सकती है, तो वो होती है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसा नेचुरल साइंसेज में होता है, समाजशास्त्र में भी हो सकता है। तो लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और थोड़ा सा कार्य कारण के संबंधों में बदलाव आया तो वो विज्ञान नहीं है, तो ऐसा कहना बिल्कुल निराधार है। तो साथियों, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो जितने भी आरोप या कहिए आपत्तियाँ उठाई गई हैं, ये सब
पूर्णतः निराधार है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिक है। हाँ, ये अवश्य हम कह सकते हैं कि अभी उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने प्राकृतिक विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है या रसायन विज्ञान है, तो उतना अभी निश्चित नहीं है। लेकिन सिर्फ इस कारण से उसे विज्ञान ना मानना ठीक नहीं है। समाजशास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान ना मानकर एक विशुद्ध या एक सैद्धांतिक विज्ञान मानना चाहिए, और जो कि वो है। अब साथियों, इतने डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है या इसकी प्रकृति क्या है। अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर फिर भी मांगें तो हम रॉबर्ट बीड स्टीड ने इसका उत्तर दिया है। उन्होंने एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की चर्चा की है, यानी रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने उसको कुछ बिंदुओं में बांटा है, जिसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान। यानी समाजशास्त्र क्योंकि मूलतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध, प्रक्रियाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, समाज की प्रोसेस और प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है। अतः ये एक सामाजिक विज्ञान है, ऐसा रॉबर्ट बीड स्टीड कहते हैं। यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। माने इसमें चूँकि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं होता, तो इसलिए ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं, ये सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस नाते ये एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है साथियों कि समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। इसमें हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बाकी क्या है, ये इस बात का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र हमको इस बात का उत्तर नहीं देता है कि क्या होना चाहिए। मैंने एक आइडियलिस्टिक पोजीशन, आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात नहीं करता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए। अभी क्या है, क्या हो रहा है, इस चीज़ का अध्ययन करता है। तो इसका संबंध आदर्शों से, अच्छे बुरे से, सही गलत से, उचित अनुचित से नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक तथ्य जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखता है। यानी समाज में जो हो रहा है उसको एज इट इज़ सोसाइटी के सामने एक सब्जेक्ट के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इसके अलावा कहा जाता है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त। यानी ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो एक अमूर्त हैं, यानी जिनको हम देख नहीं सकते, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अतः ये एक अमूर्त विज्ञान है, ये मूर्त विज्ञान नहीं है। तो इस नाते भी समाजशास्त्र जो है की प्रकृति को हम वैज्ञानिक प्रकृति कहते हैं। दूसरी बात, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। विशुद्ध से मतलब है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण, निरूपण करके, माने घटनाओं को स्टडी, एनालाइज करके, उसका क्लासिफिकेशन करके, उसको डेटा कलेक्ट करता है, नॉलेज को कलेक्ट करता है। ये अन्य विज्ञानों की भांति, जैसे आप कह चाहिए कि मेडिकल साइंस है, उसकी तरह जैसे दवाइयों वाला काम नहीं करता, लेकिन ये समाज में रोग होते हैं, जैसे मेडिकल साइंस शरीर के रोगों को निकालकर उनका जो है उनके बारे में बताता है, ऐसे ही समाजशास्त्र जो सामाजिक समस्या, यानी जो कह सकते हैं सामाजिक रोग हैं, उनके बारे में बताता है। वो गरीबी है, बेकारी है, अपराध है, वेश्यावृत्ति है, ऐसी चीज़ों को ये हल नहीं करता, लेकिन ये बताता है कि क्या है, क्यों है, समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। वो इन सब के संबंध में एक वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है, समाज को देता है, नीति निर्माताओं को देता है कि समाज में इस तरीके की समस्या है। अभी उस पर कार्य करना नीति निर्माताओं का काम है। तो समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं, बल्कि एक विशुद्ध विज्ञान है। वो एक सॉलिड चीज़ सोसाइटी को देता है। इसके अलावा एक कहा गया कि समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है।
यानी समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर करता है। उसका जो भी स्टडी का पैटर्न है वो बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल है। वह एक्सपीरियंस के आधार पर, एग्जामिनेशन के आधार पर तथ्यों का संकलन करता है, यानी वो अनुभव का और सामाजिक घटनाओं का परीक्षण करता है, उसका डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है। तो वो जो एक्चुअल समाज में है उसकी बात करता है, उसमें वो अपने इमोशंस को नहीं जोड़ता। यानी समाज में जो है, जैसे अभी बताया ना कि जो एज इट इज़, जो सोसाइटी में हो रहा है एज इट इज़ को एक्सप्लेन करता है, उसमें वो अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं करता। तो इस नाते इसमें लॉजिक है। वो जो अवलोकन के माध्यम से जो देखता है, जो समझता है, जो वो जानता है, उसके आधार पर ही चीज़ों का या घटनाओं का या समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं ये एक तार्किक विज्ञान है, एक लॉजिकल साइंस है, एक साइंटिफिक मेथड है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है, समाज की घटनाओं को पक्षपात रहित वास्तविक रूप से अध्ययन करता है। उसमें कुछ आइडियलिस्टिक नहीं है, एक सॉलिड साइंस है। वो समस्याओं को कैसा होना चाहिए या घटनाओं को कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात नहीं करता। वो क्या है समाज में वो आपके सामने निकाल के एक विज्ञान के रूप में एक सिस्टमैटिक तरीके से रखता है और उसकी उन चीज़ों में लॉजिक होता है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है, टोटली साइंटिफिक सब्जेक्ट है यह। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों को बनाया जाता है, उनका प्रतिपादन किया जाता है। यह एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, तार्किक और एक सामान्य विज्ञान है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। दोस्तों, अभी हमने चर्चा की समाजशास्त्र की प्रकृति की, जिसमें हमने एक एक करके सारे पॉइंट्स को उठाया है। अब उसका सब्जेक्ट मैटर ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे और आपके सामने पुनः विस्तार से इन सब चीज़ों को रखेंगे। और इसके बाद मैं आपसे यही अंत में कहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।